ये शहर है टोक्यो का, जहाँ पर अचानक से एक दिन घूल्स पैदा होने लगे जो कि बस इंसान का मांस खा के ही जिंदा रहते थे। और एक सीन के अंदर हम एक घूल लड़की को इंसान का मांस खाता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ पर्सन आता है जिसे कि वो घूल लड़की पहले से ही जानती थी। दरअसल वो मास्क वाला पर्सन उस घूल लड़की को पकड़ने के लिए आया हुआ था, तो इसीलिए वो अपने हथियार को बाहर निकाल कर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो लड़की अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से पल भर में ही गायब हो जाती है। साथ ही साथ में वो उस पर्सन के वेपन को भी अपने साथ ही ले गई थी, पर उस वेपन को वो वहीं पर फेंक देती है। इसके अगले ही दिन न्यूज के अंदर बताया जाता है कि टोक्यो के अंदर एक्वा बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में से उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिली है, जिनका शक ये था कि किसी ने उनका खून किया है। और उसी कैफे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कानेकी और उसका दो सीढ़े एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। इसे देखते ही कानेकी तो वहाँ पर ब्लश करना शुरू हो जाता है। लड़की को देखकर ही कानेकी को पता चलता है कि वो भी सेम उसी की तरह एक ही किताब पढ़ रही है। और इस चीज को जानकर कानेकी को उस लड़की के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो तो उसे बार बार देखे ही जा रहा था। इसे देखते हुए वो लड़की उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। उसी के बाद वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अगली बार वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलेंगे और अगले दिन ही वो दोनों एक बुक कैफे के अंदर मिलते हैं। दरअसल उसके साथ रहने वाली लड़की का नाम रीजे था और वो दोनों आज का पूरा दिन एक ही साथ गुजारते हैं। और इसी तरह से रात हो जाती हो तो रीजे कानेकी से कहती है, वैसे न्यूज के ऊपर जो जगह बताई जा रही थी वो मेरे घर के पास ही में ही है, तो इसीलिए इस वक्त मुझे घर जाने से डर लग रहा है। इसे सुनकर कानेकी उसे कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो इसीलिए आगे वो दोनों रेजे की घर की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही एक गली के अंदर जाते हैं, रेजे एकदम ही कानेकी के पास जाके कहती है, उम्मीद करती हूँ हम दोनों दोबारा मिलेंगे। वो लड़की तो उसे गले ही लगा लेती है, साथ ही में उसे बताती है हम दोनों की फीलिंग एक ही जैसी है, क्योंकि तुम्हें जो चीज पसंद है वही चीज मुझे भी पसंद है कानेकी, मैं शायद तुमसे प्यार करती हूँ। जिसे सुनते ही कानेकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और तभी रेजे के अंदर से एक अजीब सी ओरा बाहर निकलती है और देखते ही देखते रेजे की बॉडी में से डरावने टेंटिकल बाहर आ जाते हैं। उसकी आंखें लाल और पूरी तरह से काली हो चुकी थी और वो तुरंत ही कानेकी के कंधे को काट लेती है। और अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजों को देखकर कानेकी एकदम ही शॉक था, लेकिन उसे ये चीज तो समझ आ चुकी थी कि ये लड़की कोई इंसान नहीं है। तभी उसे आज वाली न्यूज याद आती है जिसमें बताया गया था कि घूल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनका खाना है इंसान का मांस। हालांकि वहीं पर जख्मी हालात में नीचे गिरा पड़ा था और तभी रीजे उसे अपना असली रूप दिखाती है। इसे देखते ही वो वहाँ से भागने की तो कोशिश करता है, लेकिन रेजे उसे अपने टेंटिकल से पकड़ के एक दीवार में दे मारती है और उसकी बॉडी को चीरते हुए एक जगह पर फेंक देती है। कानेकी अब पूरी तरह से मरने की हालात में था, लेकिन तभी रेजे के ठीक ऊपर लोहे से बनी हुई चीज रस्सी टूटने की वजह से एकदम ही उसके ऊपर आ गिरती है, जिसकी वजह से रेजे की वहीं पर डेथ हो जाती है। और कुछ देर होने के बाद वहाँ पर पुलिस आके कानेकी को हॉस्पिटल पहुंचाती है। कानेकी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके अंदर के ऑर्गन बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, तो बिना किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट किए उसका बचना मुश्किल था। डॉक्टर को वहाँ पर और कोई चारा नहीं दिख रहा, इसीलिए वो रीजे के सारे ऑर्गन को कानेकी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देता है और इसी चीज की वजह से कानेकी अब आधा घुल बन चुका था। जब उसे अच्छी तरह से होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है, तो इसीलिए वो अब घर जा सकता है। लेकिन कानेकी जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो अंदर से पूरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि वो जिस किसी भी खाने को खाता उसे उसका स्वाद ही नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी टीवी के ऊपर एक खबर को सुनता है जिसमें बताया जा रहा था कि घुल्स बस इंसान को ही खाते हैं, अगर इंसान के मांस के अलावा वो किसी भी चीज को खाते हैं तो वो खाना उन्हें बिल्कुल ही बेस्वाद और उल्टी जैसा लगता है। जिसे सुनते ही कानेकी वहाँ पर पूरी तरह से डर चुका था, तो इसीलिए इस चीज को टेस्ट करने के लिए उसने जो भी खाना लाया था उसे खाने लगता है, लेकिन उस खाने को खाने के तुरंत ही बाद उसे उल्टी हो जाती है। यहाँ तक कि उसके पसंदीदा खाने में से भी उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था और उसे भी वो उल्टी ही कर देता है। और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि अब वो घूल बन चुका है, क्योंकि जैसे ही वो आईने के अंदर अपनी शक्ल को देखता है तो उसकी एक आंख काली और लाल हो चुकी थी। इसे देखकर वो तुरंत ही वहाँ पर एक चाकू उठा लेता है और उसी वक्त न्यूज में भी बताया जाता है कि घूल्स के ऊपर ही नाम वेपन का कोई भी असर नहीं होता, वो उन्हें बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे सकते। इसे जानते ही कानेकी उस चाकू को बुरी तरह से अपने पेट में घुसा देता है, लेकिन वो चाकू ही टूट जाता है। और इस चीज के बाद कानेकी अकेला सड़क पर बाहर निकलता है, जिसे कि वहाँ पर जबरदस्त भूख लगी हुई थी और वहाँ पर अपने चारों ओर इंसानों को देखकर उसके अंदर का शैतान जागने लगता है और उसे इंसानों को मांस खाने की तलब लग जाती है। लेकिन तभी वो अपने आप को शांत करता है कि वो कोई घूल नहीं है, एक इंसान है। और तभी अचानक से उसे एक खुशबू आती है। उस खुशबू को सुनकर कानेकी को ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी माँ ने ये खाना उसके लिए बनाया हो, इसीलिए वो उस खुशबू की डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ जाकर देखता है तो एक घूल इंसान के मांस को खा रहा था और चारों तरफ खून ही खून फैला था। कानेकी के वहाँ पर पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस खुशबू के पीछे वो भागते हुए आया वो किसी एक इंसान के मांस की थी और इसी वजह से वो वहाँ पर घुटनों के बल रोने लगता है। इसे देखकर वो घूल उसे बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? लो तुम भी इसे खा लो, क्योंकि शायद हम दोनों ही एक ही जैसी हालत में हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक दूसरा घूल आता है जो कि पहले वाले घूल को एक ही बार में मार देता है। साथ ही में वो कहता है, तुम्हारी आखिर हिम्मत
हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में घुसने की। उसे मारने के बाद वो इंसान कानेकी की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखकर कानेकी अपने बचाव में कहता है कि मैं तो बस यहीं से ही गुजर रहा था। लेकिन वो घुल उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो घुल वहाँ पर कानेकी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक घुल लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम था टोका। टोका उस घुल से कहती है कि वो कानेकी को छोड़ दे, लेकिन वो घुल टोका की बात नहीं सुनता और उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन टोका तभी वहाँ पर अपनी जबरदस्त ताकत दिखाती है और उसे एक ही बार में बुरी तरह से जख्मी कर देती है। तो इसीलिए वो डर के वहाँ से भाग जाता है, जिससे वहाँ पर कानेकी की जान भी बच चुकी थी। इसके बाद टोका जाती है कानेकी के पास उस मरे हुए इंसान का हाथ लेकर और उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत है तो लो इसे खा लो। कानेकी वहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक ही लेता है और कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक घुल नहीं हूँ, मैं हूँ एक इंसान। और आखिरकार अंदर ही अंदर कानेकी अपने घुल इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था, जो कि उसे जबरदस्ती उस इंसान का हाथ खाने के लिए मजबूर कर रहा था। इसकी वजह से कानेकी वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि आखिरकार वो अपने अंदर की लड़ाई में टूट चुका था। जिसे देखकर टोका उसे कहती है कि अगर तुम खुद ही इसे खाने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद वो आखिरकार जबरदस्ती कानेकी को उस इंसान का मांस खिला देती है। कानेकी उस इंसान के मांस को खाकर एकदम ही शौक था, क्योंकि उसे उसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और तुरंत ही वो उसे उल्टी करके निकालने की ट्राई करता है और चिल्लाते हुए वहाँ पर कहता है कि मुझे घुल जैसा मत समझो, मैं एक इंसान ही हूँ, मैं तुम्हारे जैसा कोई शैतान नहीं हूँ। जिसे सुनते ही टोका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कानेकी को बुरी तरह से पीटने लगती है। और इसी दौरान वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि टोका को वहाँ पर कानेकी को मारने से मना करता है। और उसके बाद वो बुढ़ा आदमी कानेकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बुढ़ा कानेकी को अपने कैफे के अंदर ले आता है। दरअसल वो कैफे वही था जहाँ पर उसका दोस्त हीडे और वो दोनों बातें कर रहे थे। आगे वो बुढ़ा आदमी कानेकी को एक कॉफी ऑफर करता है, जिसे देखकर कानेकी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो उस कॉफी को पी ही लेता है। और उस कॉफी को पीकर इतना ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे वो कॉफी काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो इसीलिए वो बुढ़ा आदमी उसे समझाता है कि कॉफी एक ऐसी चीज है जिसे घुल पी सकते हैं, लेकिन कोई भी घुल कॉफी को पीकर जिंदा नहीं रह सकता। तो जब कभी भी उसे भूख को सहन ना किया जाए तो उसे मांस को तो खाना ही होगा। इसीलिए वो बुढ़ा आदमी कानेकी को एक मांस का टुकड़ा ऑफर करता है, जिसे कि कानेकी ले लेता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। कानेकी के जाने के बाद टोका उस बुढ़े आदमी से पूछती है कि आखिर उसने कानेकी की मदद क्यों की। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है कि मैंने रेजे की मौत की खबर सुनी और साथ ही साथ में ये भी न्यूज सुनी कि उसके ऑर्गन किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तो वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कानेकी ही है। इसी वजह से कानेकी अब आधा घुल बन चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अब हमारे काम आ सकता है। इसी चीज की वजह से मैंने उसकी मदद की। दूसरी ओर कानेकी अपने घर में बैठे हुए अपनी भूख से लड़ रहा था। तभी अचानक से उसे उसके दिमाग के अंदर रीजे देखने को मिलती है, जो कि उसे वहाँ पर उस इंसान के मांस को खाने के लिए फोर्स कर रही थी। वो कई सारी बातें करते हुए कानेकी को उस इंसानी मांस को खिलवाने की ट्राई करती है। इसे सुनते ही कानेकी आखिरकार उस मांस से भरी हुई चीज को उठा ही लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। जिसके अगले दिन कानेकी स्कूल के अंदर पहुंचता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त अच्छे से खाना खा रहे हैं। और ये चीज देखकर उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उसे तो कुछ खाने का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त हीडे आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ किसी सीनियर से मिलने के लिए कहता है, जैसे कि वो यूनिवर्सिटी की कुछ किताब लेने वाला है। तो इसीलिए वो कानेकी को भी उसके साथ ही चलने के लिए बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ वो सीनियर लड़का अपने ही कार्यक्रम में लगा हुआ था। हीडे जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोलता है, वहाँ से वो लड़की तुरंत ही भाग जाती है। तो उसका सीनियर उसे कहता है शायद तुम्हें पहले नॉक कर लेना चाहिए था। लेकिन जैसे उस सीनियर को कानेकी देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सीनियर और कहीं नहीं बल्कि वही था जो उसे कल रात की गली में मिला था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और वो सीनियर वहाँ पर ऐसा बर्ताव करता है कि वो कानेकी को जानता ही नहीं है, ताकि वो गोल लड़का कानेकी को मिलते हुए अपना नाम निसोया बताता है। हीडे वहाँ पर उसकी बुक्स को ढूंढने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे बुक्स वहाँ पर मिल ही नहीं रही थी। निसोया उसे कहता है कि शायद मैं उसे अपने घर पर ही भूल आया हूँ, तो हम दोनों को उसे लेने जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर हीडे कानेकी से कहता है अब तुम जा सकते हो, मैं और मेरा सीनियर उस बुक को लेने के लिए उसके घर जाएंगे। लेकिन कानेकी को निसोया के ऊपर शक था, इसीलिए वो भी उसके साथ ही चलने के लिए कहता है। फिर आगे बाहर आते ही निसोया उन सभी को पेस्ट्रीज देता है। इसे देखते ही कानेकी को तो उसे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उसे अपने बैग में ही रख देता है। लेकिन निसोया उस चीज को बड़ी आसानी से ही खा लेता है और कहता है काफी ज्यादा टेस्टी है। कानेकी को ये सारी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो उन दोनों के साथ ही चल रहा था। और जब वो सभी लोग एक गली के अंदर आते हैं, तभी निसोया हीडे को एक लात मारकर उसे दूर उड़ा देता है और अचानक से कानेकी के पेट में एक अटैक करता है, जिसकी वजह से कानेकी वहाँ पर बुरी तरह से खून से लथपथ था। और तभी निसोया वहाँ पर अपने निकले हुए खाने को उल्टी करके निकाल देता है। कहता है ये खाना कितना बकवास था, आखिर ये सारे इंसान इस खाने को कैसे खा सकते हैं। वो कानेकी के दोस्त के पास जाकर उसे कीक मारता है और कानेकी से कहता है मुझे पता है तू उसके करीब क्यों आया, कि तू इसे आसानी से खा सके। और ये कहते ही निसोया हीडे के चेहरे पर बेरहमी से लाते मारे जा रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे से खून आ रहा था। इसे देखकर कानेकी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि
मैं अपने दोस्त को कोई खाने की चीज नहीं समझता और वो हिडेको उसे बचाने के लिए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन निशोया उसके हर एक वार से आसानी से बच रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ये क्या कर रहा है तू, मेरे ऊपर एक बेग से अटैक कर रहा है, तू एक लड़की है क्या। और कानेकी को वो वहाँ पर बुरी तरह से जख्मी करके उसके दोस्त हिडे की तरफ आगे बढ़ता है। वो भी अपने टेंटिकल को निकाल कर जैसे ही हिडे को मारने वाला था तभी उसी वक्त कानेकी को अपने दोस्त के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। इन सारी बातों को सोचते हुए गुस्सा होकर वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालता है। पूरी तरह से आग बबूला हो चुका हुआ कानेकी एकदम से ही निशोया के ऊपर अटैक कर देता है और इसी दौरान इन दोनों की वहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होती है जिसमें कानेकी निशोया के पेट को ही चीर देता है। लेकिन कानेकी इस चीज के बाद भी नहीं रुकता। वो पागलों की तरह निशोया के ऊपर बार बार वार करते हुए निशोया को अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस टाइम पर कानेकी अपना पूरी तरह से आपा खो चुका था तो निशोया का खून चारों तरफ फैलने लगता है और कानेकी वहाँ पर अपने एक आखिरी अटैक करते हुए निशोया को ऊपर ही लटका देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त हिडे के पास जाता है लेकिन तभी रीजे वहाँ पर कानेकी के दिमाग को दोबारा से कंट्रोल करने की ट्राई करती है और उसे तो अपने दोस्त का ही मांस खाने के लिए ललचा लेती है। देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त ही पड़ा है जो कि ताजा ताजा और काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी है, सिखाओ और इसके मजे लो। रेजे की बात से मैनिपुलेट होते हुए कानेकी अपने दोस्त को खाने ही वाला था कि वो एकदम से ही रुक जाता है और कहता है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसे सुनते ही रेजे वहाँ पर हंसते हुए कहती है, यही वजह है कि तुम्हें इसे खाना चाहिए और वो उसे और भी ज्यादा मैनिपुलेट कर देती है जिससे कि कानेकी भी अपनी हार मान लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोका पहुंच जाती है और वो उसे कहती है, कल तुम ही बोल रहे थे कि तुम हमारे जैसे नहीं हो और आज अपने दोस्त को ही खाने वाले थे। इसे देखते ही कानेकी बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसे सुनते ही टोका अपने टेंटिकल को बाहर निकालती है और बस एक ही बार करते हुए कानेकी को वहाँ पर बेहोश कर देती है। इसके बाद जैसे ही कानेकी की आंख खुलती है तो उसे अपने मुंह के अंदर एक अजीब सा स्वाद आ रहा था। फिर उसके कमरे में बूढ़ा आदमी आता है जिसे कि कानेकी अपने दोस्त के बारे में पूछता है। इसे सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उसे अपने दोस्त के पास ले जाता है और भरोसा दिलाता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब अपने दोस्त को जिंदा देखकर कानेकी रोते हुए कहता है, मेरी इस भूख ने मुझे पूरी तरह से काबू कर लिया था। अगर टोका हमारे बीच में नहीं आती तो शायद मैं अपने दोस्त को ही मार देता, लेकिन अब इस टाइम पर मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे मुंह के ऊपर कुछ खून के निशान भी है। सच बताओ, जब मैं बेहोश था तब आपने मेरे साथ क्या किया। इसे सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, शायद ये चीज को जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उस बुढ़े के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर उसे समझ आ गया था कि उसने शायद किसी इंसान के मांस को ही खाया है। और इस चीज को जानकर ही कानेकी वहाँ पर टूट कर रोने लगता है और कहता है, अगर मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो कब तक मेरे साथ सुरक्षित रहेगा, तो शायद इसीलिए मुझे उससे दूर रहना होगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह से नर्क हो चुकी है क्योंकि ना ही मैं इंसानों की दुनिया का रहा हूँ ना ही घुल्स की दुनिया का, तो शायद इस दुनिया के अंदर मेरी कोई भी जगह नहीं है। इसे देखकर वो बूढ़ा आदमी उसे समझाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारे पास दोनों दुनिया की रहने की जगह है। तुम इस पूरी दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हो जिसकी जगह इंसानों के बीच में भी है और घुल्स के बीच में भी। तो अब तुम हमारे साथ रहो और हमें देखकर एहसास करो कि हम वाकई में दरिंदे या फिर आम लोग। और इसी चीज के बाद कानेकी उस कैफे में काम करने लगता है जो कैफे उस बूढ़े आदमी का ही था। दरअसल वो सभी लोग खुद को घोल ऑर्गेनाइजेशन नाटे को बुलाते थे और ये कैफे बाहर से तो आम ही लग रही थी, लेकिन यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान और घुल दोनों आते जाते रहते हैं। दूसरी तरफ सीसीजी यानी कमिश्नर ऑफ काउंटर घुल नाम की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ मीटिंग कर रही थी, जहाँ पर वो सभी लोग 20/4 के अंदर हो रही हुई घटना के बारे में बातें कर रहे थे। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर घुल के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों को भेजने की सोच रहे थे। दूसरी तरफ कानेकी इस जगह पर अब इंसान की तरह रहने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कानेकी को खाने के लिए कुछ सैंडविच देता है, कहता है इसे खा लो। तो उसकी बात सुनकर कानेकी जैसे ही उस सैंडविच को खाता है उसे उसका स्वाद काफी ज्यादा घटिया लगता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसी सैंडविच को उठाकर आराम से खाने लगता है और कहता है, तुम्हें बस प्रैक्टिस की जरूरत है और इस चीज को करने के बाद तुम धीरे धीरे इंसानी चीजों को भी खा पाओगे। लेकिन एक चीज को याद रखना, तुम्हें इस खाने को पेट से बाहर निकालना ही होगा वरना इससे तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कानेकी को कुछ शुगर क्यूब्स देता है और कहता है, अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे अपनी कॉफी में मिलाकर पी लेना। और उसे लेकर कानेकी उसे पूछता है कि आखिर ये किस चीज से बने हुए हैं। वो बूढ़ा आदमी कानेकी से कहता है, ये चीज तुम्हारे लिए ना जानना ही बेहतर है। और आगे वो बताता है कि आज के दिन टोका की जगह उसे ही खाना लाने का काम करना होगा। इसे तो वो हर बार इस काम को करने के लिए टोका को ही चुनता है, पर इस बार उसकी एग्जाम है तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही है। और उस बात को सुनकर कानेकी इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है, मैं किसी इंसान को मारकर खाना नहीं लाऊंगा। वो बूढ़ा आदमी उसे शांति से समझाता है कि तुझे किसी इंसान को नहीं मारना, तुम वहाँ जाकर सारी चीजों को समझ जाओगे। इसके अगले सीन में कानेकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक और आदमी से मिलता है और उसी के साथ अपने खाने को लेने के लिए निकलता है, लेकिन पूरे रास्ते में वो आदमी कानेकी से बिल्कुल भी बातें नहीं करता। इसके बाद वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें खाना लाना था। असल वो लोग एक ऊंची चट्टान के पास रुके हुए थे। वहाँ पर वो आदमी कानेकी से कहता है, इसे बिल्कुल भी सोने की
ट्राई मत करना। लेकिन कानाकी उसे छू देता है तो वो उस चट्टान से नीचे गिरने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल कर वहाँ से जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन उस जगह पर एक इंसान की लाश को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो आदमी भी नीचे आता है और उसे बताता है कि कई लोग यहाँ पर आकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, बस हम उनकी लाशों का ही यूज करते हैं खाना खाने के लिए। दरअसल ये खाना उनके लिए जो किसी इंसान को मार नहीं सकते। इसके बाद वो लोग उस आदमी की लाश को एक बैग में डालने के लिए तैयार थे। कानाकी को वहाँ पर थोड़ा बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो आदमी उस लाश के सामने प्रार्थना कर रहा था, जिसे देखकर कानाकी वहाँ पर पूरी तरह से शांत हो जाता है। और इसी दौरान हम सीसी के 2 एजेंट को देखते हैं जो कि घूल्स का शिकार करना शुरू कर रहे थे। दरअसल वो एक आदमी को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें उस आदमी का वेपन मिल चुका था, जिसे कि हमने शुरुआत में ही देखकर रखा है। उन दोनों की स्किल इतनी ज्यादा कमाल की थी कि घूल्स का उनके साथ लड़ना ही एकदम ही नामुमकिन सा था। तभी हम उस मांस वाले पर्सन को देखते हैं जिसे कि हमने आगे देख कर रखा है और वो एक आदमी के पास आता है और कहता है दरअसल मेरा वेपन खो चुका है तो इसीलिए मुझे एक नए वेपन की जरूरत है। और उस मांस वाले आदमी से दरअसल 2 लोग छिप रहे थे, जिसके अगले ही सीन में वो लड़की और वो औरत मदद मांगने के लिए उस बुड्ढे के कैफे में आते हैं। इन्हें देखकर कानाकी वहाँ पर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि टोका उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी। इसे देखकर कानाकी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। टोका आगे उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और कानाकी को बताती है कि अच्छे कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान है तो हमें इनकी रक्षा करनी होगी। जिसके अगले ही सीन में कानाकी एक कमरे में जाता है। यहाँ पर उस छोटी सी लड़की को मांस खाता हुआ देखकर कानाकी एकदम ही डर जाते है और माफी मांगते हुए उस दरवाजे को बंद कर देता है। ये सारी बातें वो एक बंदे को बताता है तो वो उसे कहता है किसी घूल को इंसान को खाते वक्त देखना उसे अच्छा नहीं लगता, खासकर अगर वो लड़की हो तो एक काम करो तुम इस कॉफी को ले जाकर उस लड़की को दे दो और माफी भी मांग लेना। तो कानाकी ऐसा ही करता है, वो उस कॉफी को ले जाकर उस लड़की को देता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तो लड़की भी उसे माफ कर देती है। तभी कानाकी की नजर उस लड़की के हाथ में पकड़ी हुई किताब पर जाती है। इस वजह से कानाकी धीरे धीरे उससे बात करना शुरू हो जाता है और उस लड़की से उसका नाम जान लेता है। उसका नाम था हिनामी। दरअसल वो अपनी माँ के साथ आकुटो में रहती थी। वो भी वहाँ पर कानाकी के साथ बातचीत करते हुए काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। दरअसल कानाकी वहाँ पर उस लड़की को नए नए वर्ड सिखाने लगता है और दरअसल उन दोनों को छिपकर टोका भी देख रही थी और उन दोनों की बातचीत से वो काफी ज्यादा खुश थी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन तुकिन नाम का एक आदमी उनके कैफे के अंदर आता है, जिसे कि टोका और बाकी सारे लोग पहले से ही जानते थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी एक घूल ही है। पर वो वहाँ पर कानाकी को देखकर उसके पास जाकर उसे बातें करने लगता है कि तुम्हारी खुशबू काफी ज्यादा अजीब है, ये तो काफी कमाल की बात है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो कानाकी उसे अपना नाम बता देता है, जिसे सुनकर वो आदमी उसे कहता है तो फिर बाद में मिलते हैं प्यारे कानाकी। जिसका बर्ताव कानाकी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। टोका उसे पहले ही वार्न करती है कि उसे उस आदमी से दूर ही रहना होगा। इसके अगले सीन में कानाकी टोका के कमरे में जाता है और वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर टोका की दोस्त आ जाती है और कानाकी को उसके कमरे में देखकर सब कुछ गलत समझ बैठती है और गुस्से के साथ टोका के लिए जो भी उसने खाना बनाया था उसे वहीं पर रखकर बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कानाकी टोका से पूछता है कि अब वो इस खाने का क्या करेगी। तो टोका उसे बताती है कि उसने इस खाने को बहुत ही प्यार से बनाया होगा, मैं इस खाने को जरूर खाऊंगी। और ये कहने के बाद ही वो उस खाने को खाना शुरू कर देती है। भले ही वो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उस खाने को खाती है और इस चीज को देखकर कानाकी एकदम ही शौक था। लेकिन इस चीज को देखकर उसे ये बात तो समझ आ जाती है कि टोका दिल से बिल्कुल भी बुरी नहीं है। इसके अगले सीन में कानाकी एक जगह पर बैठते हुए अपनी किताब को पढ़े जा रहा था कि तभी वहाँ पर टुकू पहुंच जाता है। तो वो कानाकी के पास आकर उससे बातें करना शुरू करता है। कानाकी उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में वो इंसान कहता है क्या बात है, मैं भी ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जो कि तुम फिलहाल पढ़ रहे हो, तो ना ऐसा हो हम दोनों साथ में ही लाइब्रेरी चले। तभी कानाकी को टोका की चेतावनी याद आती है और इसीलिए वो वहाँ पर मना कर देता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसे सुनकर सुकी वहाँ पर अफसोस के साथ कहता है कोई बात नहीं, माफ करना अगर तुम्हें किसी चीज का मुझे बुरा लगा हो तो, लेकिन शायद तुम एक ही हो जो मेरे जैसे हो, क्योंकि ज्यादातर घूस को पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। तो मैं तो बस ये चाहता था कि मुझे भी कोई दोस्त मिले जिससे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं। और अब सुकी की इस तरह की बातों को सुनकर कानाकी आखिरकार वहाँ पर पिघल ही जाता है, फिर उसके साथ उसी जगह पर चलने के लिए भी मान जाता है। कानाकी जैसे ही वहाँ पर उसकी बात मानता है, सुकी वहाँ पर एक अजीब से स्माइल करता है। इसके बाद वो दोनों ही लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं और उसी जगह पर गलती से कानाकी की एक उंगली कट जाती है। वहाँ पर अंदर जाते ही वो इंसान कानाकी की खून की खुशबू को सुनकर एकदम ही पागल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी कानाकी को कुछ भी नहीं करता। लेकिन वो कानाकी को एक पार्टी में बुलाने का ऑफर जरूर देता है। तो उसकी बात सुनकर कानाकी आखिरकार एक अच्छा खासा शर्ट पहनकर पार्टी में पहुंच जाता है। कानाकी वहाँ पर जैसे ही पहुंचता है वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और कानाकी खुद को एक स्टेज जैसी जगह पर पाता है और तभी सुकी वहाँ पर अपनी असली चाल को चलता है। दरअसल सुकी वहाँ पर कानाकी को आए हुए मेहमान के लिए एक शिकार बनाना चाहता था और तभी वो वहाँ पर उस भीड़ में कानाकी के खून का रुमाल फेंक देता है और कहता है सूंघो सूंघो तुम्हें समझ आ ही जाएगा
लगेगा कि इसका टेस्ट कितना लाजवाब होगा। इसे सुनते ही वहाँ की भीड़ पूरी तरह से तैयार हो जाती है और खेल शुरू होता है। और तभी बड़े से एक शैतान घूल को कानाकी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कानाकी वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है लेकिन वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो बड़ा सा घूल कानाकी के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, कानाकी का सर ही फटने लगता है। कानाकी उस बड़े से घूल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो बेबस होकर आखिरकार नीचे ही गिर जाता है। और आगे वो बड़ा सा घूल कानाकी की गर्दन को पकड़कर दबाने लगता है, मानो कि वो उसके गले को ही तोड़ देगा। लेकिन तभी वहाँ पर कानाकी अपने आखिरकार घूल पावर्स को यूज करता है और एक तगड़ा पंच मारते हुए उस बड़े से घूल को फेल देता है। और इस चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, खासकर सुकी। जब वो कानाकी की एक आंख घूल वाली फॉर्म को देखता है तब, क्योंकि उसे पता है वन साइड घूल काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनकी ताकत काफी ज्यादा असाधारण है। ये चीज देखकर मानो सुकी पागल ही हो चुका हो, तो इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ के सभी लोगों को हटाकर उसके पास जाकर माफी मांगता है। लेकिन वो वहाँ पर मन ही मन में कसम खाता है कि अब किसी और कोई घूल को वो कानाकी का मांस चखने नहीं देगा, क्योंकि उसे खुद ही कानाकी को खाना था। इसके बाद कानाकी वहाँ से बाहर निकलकर एक सड़क पर घूम रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो कुछ गुंडों को एक इंसान को बेरहमी से मारते हुए देखता है और उसके पास जाकर उसे पता चलता है कि वो निशिकी है। कानाकी उसे शांति से समझाने की कोशिश करता है, मगर एक गुंडा उसके चेहरे के ऊपर घुसा मार देता है। इसी चीज के बाद सभी लोग उसके ऊपर ही टूट पड़ते हैं, पर इस बार कानाकी उन सभी के वार से आसानी से बच जाता है। इसी दौरान उसे भी एहसास हो रहा था कि उसके स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। साथ ही में वो एक जबरदस्त वार से एक गुंडे को वहीं पर बेहोश कर देता है और सभी गुंडों को आराम से हराने के बाद आखिरकार वो निशिकी को अपने घर छोड़ देता है। निशिकी वहाँ पर हैरान होकर उसे पूछता है कि तुमने आखिर मेरी मदद क्यों की, जबकि मैं तो तुम्हें पहले मारने वाला था। और तभी उसकी पत्नी उसका दरवाजा खोलती है। इसे देखकर निशिकी कहता है, देखो ये वही लड़का है जिसे कि लगभग मैंने मार ही दिया था, लेकिन आज इसी ने मेरी जान बचाई। ये जिंदगी भी काफी ज्यादा अजीब है। इसके बाद कानाकी निशिकी की पत्नी से पूछता है, तुम आखिर इस इंसान के साथ कैसे रह सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो एक घूल है जो लोगों को मारकर उनका मांस खाता है। तो उसकी पत्नी उसे जवाब देकर कहती है कि वो उसे प्यार करती है और जब तक वो उसके परिवार को कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक वो उसकी इस असली सच्चाई को नजरअंदाज कर सकती है। जिसके अगले सीन में हम निशिकी की पत्नी को एक जगह पर चलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी कुछ बदमाश उसे उठाकर ले जाते हैं। और कानाकी जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे सुकी का एक नोट मिलता है कि अगर तुम्हें उस औरत को जिंदा देखना है तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। तभी वहाँ पर निशिकी भी आता है और ये सारी चीजों को जानकर वो भी कानाकी के साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल सुकी ने उस औरत को एक चर्च में बंदी बनाकर रखा हुआ था और जैसे ही वहाँ पर कानाकी और निशिकी पहुंचते हैं उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सुकी अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है और उससे कानाकी के ऊपर जबरदस्त हमले करे जा रहा था। सुकी वहाँ पर कानाकी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख देता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर टोका आ जाती है और वो सुकी के ऊपर जोरदार वार करती है। उसका वार इतना ज्यादा तगड़ा था कि सुकी के चेहरे पर एक तगड़ा निशान आ जाता है, पर सुकी उसे आराम से हील कर लेता है। आगे वो अपनी शर्ट को फाड़ देता है और असली लड़ाई के लिए तैयार होता है और उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है। इसे देखकर कानाकी भी अपनी इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए उसमें टूट पड़ता है। दोनों मिलकर सुकी के ऊपर जबरदस्त हमला कर रहे थे और सुकी को वहाँ पर बुरी तरह से हराने ही वाले थे कि अभी सुकी एकदम से उन्हें एक झटका दे देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पकड़े जाते हैं। वहाँ पर कानाकी का एक हाथ तोड़ देता है और उसके पेट को चीरते हुए उसकी पूरी तरह से बुरी हालत कर देता है। टोका वहाँ पर पीछे से उसके ऊपर वार करने की ट्राई करती है, लेकिन सुकी उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है और फिर निशिकी की पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी पल निशिकी का मन भी टूट जाता है, लेकिन उसी पल उसे याद आता है वो पल जब कानाकी ने उसे हराया था, जब वो बुरी तरह से घायल होकर अपने घर लौटा और वहाँ पर जब भूख से तड़प रहा था तब उसकी पत्नी उसके पास आई थी। उसी वक्त निशिकी अपना आपा खो देता है और उसे लगभग खा ही जाता है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पर चौंक कर उसे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? निशिकी सोचता है शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उसकी पत्नी उसे वहाँ से निकाल देगी। लेकिन तभी वो ही वहाँ पर शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी अपना शर्ट उतार कर कहती है, लो खा लो मुझे। और निशिकी उसके पास जाता है और उसे काट लेता है और निशिकी की पत्नी वहाँ पर कहती है, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे काफी ज्यादा अहमियत दी। मेरे परिवार के मर जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो वहाँ पर मर ही जाने वाले थे, लेकिन तभी मुझे तुम मिले और मेरी जिंदगी जीने की वजह बने। अगर मेरी जान से तुम्हारी जान बच सकती है तो मुझे इसे कोई भी इनकार नहीं है। ये सुनकर निशिकी एकदम ही भावुक होकर उसे छोड़ देता है। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर पूरी तरह से गुस्सा हो चुका हुआ निशिकी सुकी के ऊपर लगातार हमले करता है, लेकिन सुकी हर बार उसके हमले से बचते हुए उसे ही पेल रहा था। बार बार चोट खाने के बावजूद भी निशिकी रुक नहीं रहा था, तो आखिरकार सुकी उसके पेट में एक गहरा वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। सुकी जैसे ही निशिकी की पत्नी की तरफ बढ़ता है, निशिकी उसे पकड़कर कहता है, मैं तुझे उसे छूने भी नहीं दूंगा। तो सुकी उसे उठाता है और मारने ही वाला था कि तभी उसी बीच कानाकी वहाँ पर आ जाता है। दरअसल कानाकी और टोका ने पहले से एक प्लान को बना कर रखा था। टोका कानाकी को वहाँ पर काट कर अपनी एनर्जी को वापस ले लेती है और अपने टेंटिकल्स
मास्क को बाहर निकाल कर सुकी के ऊपर जोरदार अटैक करती है। इसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। सुकी भागते हुए निशिकी की पत्नी के पास पहुंचने लगता है मास्क को खाकर ताकत हासिल करने के लिए, लेकिन निशिकी उसका रास्ता ही रोक लेता है। तो सुकी उसे लात मारता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए टोका सुकी का हाथ ही काट देती है। इसे सुकी वहीं पर नीचे गिर पड़ता है और ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद निशिकी अपनी पत्नी को संभालने के लिए आगे जाता है, लेकिन टोका उसे रोक देती है और कहती है इस औरत ने हमें देख लिया है, अब ये जिंदा नहीं रह सकती, वरना हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा, मैं अभी इसे मार दूंगी। इसे देखकर निशिकी अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टोका उसे बार बार मार कर उसे बेकार कर देती है। और जब जैसे ही निशिकी की पत्नी की आंखों से पट्टी खुलती है, वो टोका को देखकर कहती है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनते ही टोका वहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद टोका एक जगह पर बैठकर सोचने लगती है कि मैं कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती। इस बड़ी सी घटना होने के बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है और अब निशिकी भी उनके ग्रुप को वापस ज्वाइन करके अपना काम करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये छोटी सी लड़की अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि उसे अपने पापा से मिलना है, और ये बात कहती है वो छोटी सी लड़की दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसी चीज के बाद ये कहानी एक नया मोड़ ले, जिसके बाद हम उस लड़की के पापा को देखते हैं जो कि अपने मेडिकल क्लिनिक में काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही पावरफुल इंसान आ जाता है जो कि उसे मुक्का मारते हुए जमीन पर गिरा देता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि बाहर की ओर इन्वेस्टिगेटर आ चुके थे जो कि उस पर्सन को देखते ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों ही अपने सूटकेस में से कागुनो हथियार निकालते हैं और उनमें से एक बोलता है आखिरकार तू मिल ही गया जेसन। जिसके बाद उन सभी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जेसन उन दोनों के लिए काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उन सभी के अटैक से आसानी से बच जाता है। साथ ही में उनके ऊपर काउंटर अटैक भी कर देता है। वो दोनों ही इन्वेस्टिगेटर उसके ऊपर कागुनो हथियार का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो जेसन को कोई तरह की चोट नहीं पहुंचा पाते और इसी दौरान वो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन जेसन वहाँ पर एक ही बार में उनके कागुनो हथियार को ही तोड़ देता है। जेसन वहाँ पर कहता है बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। जेसन के वहाँ से चले जाने के बाद वो इन्वेस्टिगेटर एमी के पापा के पास जाते हैं और उसे भी वो लोग वहाँ पर मारने की कोशिश करते हैं। इसे देखकर एमी का पापा अपने बचाव में अपने कागुनो को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो वहीं पर मारा जाता है। दूसरी ओर उस कैफे के अंदर एमी की मॉम उसे बताती है कि उसके पापा अब काम से वापस आने वाले हैं, तो तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसे अपनी पति की मौत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद वो और एमी दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एमी को अचानक से अपने पिता की खुशबू महसूस होती है और उसे महसूस कर वो दौड़कर चिल्लाती है कि जरूर उसके पापा यहीं कहीं पर है। लेकिन जब वो उस खुशबू के पास पहुंचती उसे पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर ने उसके पापा की खुशबू का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया है। जहाँ पर एमी की मॉम भी आ जाती है, पर वो सभी इन्वेस्टिगेटर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें देखकर एक इन्वेस्टिगेटर कहता है तुम दोनों ही यहाँ पर मरोगे। जिन्हें देखकर एमी की माँ अपना कागुनो निकालती और चिल्लाकर एमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। एमी उस जगह से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा देती है। आगे एमी सड़क पर रोते चिल्लाते हुए भाग रही थी, लेकिन कोई भी वहाँ पर उसकी मदद नहीं करता। उसी वक्त कानेकी भी वहीं से ही गुजर रहा था, जो कि वहाँ पर इस तरह से एमी को देख लेता है। तो वो एमी के पास जाता है और एमी उसे सारी चीजों के बारे में बता देती है। फिर आगे वो दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एमी की मॉम उस लड़ाई के लिए बिल्कुल ही तैयार थी, लेकिन तभी अचानक वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। जिसे देखकर वो इन्वेस्टिगेटर हंसते हुए कहते हैं उन्होंने उसके पति की लाश को इस केस में रखा हुआ है, इसी वजह से उस लड़की को उसकी खुशबू महसूस हुई। साथ ही में उन्होंने उसके पति को मारकर उसका कागुनो हथियार भी बना लिया था। वो उसे वहाँ पर चिढ़ा रहे थे, लेकिन एमी की मॉम वहाँ पर पूरी तरह से बेबस खड़ी थी। वो एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान देती है और वो इन्वेस्टिगेटर उसका वहीं पर गला काट देते हैं। और इन सभी चीजों को एमी और कानेकी एक जगह पर छिपकर देख रहे थे। एमी वहाँ पर फूट फूट के रोने लगती और कानेकी बस वहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा था। जिसके बाद ये सारी बातें वो अपने मेंबर्स को बताते हैं और इन सारी बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान थे, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा टोका को आ रहा था, इसीलिए वो उन सभी इन्वेस्टिगेटर से बदला लेना चाहती थी। इस काम को करने के लिए टोका अपने मेंबर से मदद मांगती है, लेकिन ये बुड्ढा जो कि इनका लीडर है वो मना कर देता है, क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन टोका वहाँ पर उनकी बात नहीं मानती और अकेले ही निकल पड़ती है उन सभी को मारने के लिए। वहीं कानाकी को खुद से पछतावा हो रहा था कि आखिर वो इतना कमजोर क्यों है। एमी की मॉम उसकी आंखों के सामने मर गई और वो कुछ भी ना कर सका। दूसरी ओर वो सभी इन्वेस्टिगेटर बातें कर रहे थे कि अब हमें उस लड़की को भी मार देना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार का कोई भी घुल जिंदा नहीं रहना चाहिए। वैसे ही कुछ वक्त वहाँ पर बीत जाता है। इसके बाद मेन इन्वेस्टिगेटर का असिस्टेंट वहाँ से बाहर निकलता है, जिसे कि टोका दूर से देख रही थी। वह असिस्टेंट एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके साथी भी मौजूद थे, तो वो उनसे हंसी से बातें कर रहा था। और वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर अचानक से टोका आ जाती है और वो उसके साथियों को मार देती है। टोका उस इन्वेस्टिगेटर के दूसरे साथी को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है, वो असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। शुरुआत में तो टोका उस असिस्टेंट के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी उसका वो बुढ़ा लीडर वापस आ जाता है। वो वहाँ पर एमी और उसकी माँ का मजाक उड़ाते हुए टोका को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। तो अब गुस्सा हो चुकी हुई टोका आड़ेधर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन इसी दौरान वो बुढ़ा उसे नीचे गिरा देता है और इसी वजह से वहाँ पर टोका को भी पीछे हटना पड़ता है।
टोका जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है वो देखती है एमी अपने माँ के गम में रो रही थी, तो इसीलिए वो कुछ समय तक उसे अकेला छोड़ देने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे वो वहाँ से वापस आती है उसके कमरे में कोई भी नहीं था, क्योंकि एमी उसके कमरे से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद टोका और काने की बाहर की ओर एमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी वो उन्हें कहीं पर नहीं मिलती। तभी हम एमी को देखते हैं जो कि एक बंद पड़े टनल में जाने लगती है। वहाँ पर एक बे के अंदर उसे अपनी माँ की लाश मिलती है, जिसे देखते ही वो वहाँ पर जोर से चिल्ला पड़ती है, तो उसकी गूंज चारों ओर सुनाई देती है, जिसे कि टोका और काने की भी सुन लेते हैं। तो उसे सुनते ही टोका भागते हुए एमी के पास पहुंचती है, लेकिन वही काने की नोटिस करता है कि ऊपर से एक इन्वेस्टिगेटर उनकी ओर ही आ रहा है, तो इसीलिए काने की उसके सामने कूदता है और कहता है वो एमी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वहीं दूसरी तरफ टोका आखिरकार एमी के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि एमी एक बे को पकड़कर वहाँ पर रो रही थी। तो टोका उसे पूछती है तुम्हारे हाथ में क्या है। इसका जवाब एमी रोते हुए देती है कि ये मेरी माँ है और इसे मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमने आखिर कैसा गुनाह किया है, क्या बस हमारा जिंदा रहना ही जुर्म है। इसे देखकर टोका उसे गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों ही फूट फूट के रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से वो बुढ़ा इन्वेस्टिगेटर आ जाता है। वो वहाँ पर उन दोनों को ताना मारते हुए कहता है क्या तुम अपनी माँ को मिस कर रही हो, वैसे तुम्हें मेरा दिया गया गिफ्ट कैसा लगा। ये बात सुनते ही टोका का गुस्सा वहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं बाहर की ओर काना की अपना मास्क पहनते हुए उस इन्वेस्टिगेटर के साथ भिड़ जाता है। काना की इस फाइट के अंदर खुद के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस फाइट के अंदर उस इन्वेस्टिगेटर को जान से मारना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ वो इन्वेस्टिगेटर कानेकी के ऊपर जोरदार अटैक करता है। साथ ही में वहाँ पर अपना कागुने भी बाहर निकालते हैं और उसे कानेकी के ऊपर अटैक करके दूर उड़ा देता है। वहीं टनल के अंदर इन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर कि वो इन्वेस्टिगेटर अंधाधुन अपना कागुने चला रहा था, क्योंकि उसने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि उस जगह पर काफी सारे खंबे हैं। इसी वजह से खंबे के अंदर उसका कागुने भी फंस जाता है। तो इस तरह का मौका देते हुए टोका वहाँ पर उसके ऊपर जोरदार वार करती है। लेकिन तभी हम इन दोनों की फाइट पर वापस आते हैं, जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर कानाकी की तरफ देखकर कहता है मैं हमेशा से तुम जैसे घुल से सवाल पूछना चाहता था। तुम सभी घुल इंसानों को खाते हो बिना उनके परिवार की परवाह किए, तुम्हें आखिर ये करने का हक किसने दिया। तुम सभी घुल बस दरिंदे हो। वहीं टोका भी उस इन्वेस्टिगेटर से कहती है मेरे एक दोस्त को भी तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मार डाला। वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, साथ ही में उसने किसी इंसान को भी नहीं मारा था, फिर भी आखिर उसे क्यों मरना पड़ा। बाहर की ओर वो इन्वेस्टिगेटर कानेकी से कहता है मेरे दोस्त को अभी अभी उस टोका ने मार डाला, क्या बस इसीलिए क्योंकि वो बस एक इन्वेस्टिगेटर है, या फिर इसीलिए कि वो एक इंसान था। यानी कि दोनों पार्टी की तरफ से दर्द तो एक ही जैसा था। हर कोई अपने अपोनेंट को राक्षस ही समझता था, लेकिन कोई भी एक दूसरे का नजरिया नहीं समझना चाहता। कानेकी जो इंसान और घुल दोनों के बीच में था, वो इन सारी चीजों को सोचकर काफी ज्यादा दुखी होता है। टोका के पास जो इन्वेस्टिगेटर था वो वहाँ पर एमी की मोम का कागुने बाहर निकालता है। इसके अटैक से टोका वहाँ पर पीछे हट जाती है, लेकिन इस चीज को देखकर एमी वहाँ पर एकदम ही शॉक थी। इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर हंसते हुए कहता है पहचाना। इसे देखकर एमी दुखी होते हुए वहाँ पर चीखने लगती है। टोका को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो हर तरह के हमले उसके ऊपर करे जा रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए वो इन्वेस्टिगेटर उसके पेट में हमला कर देता है और साथ ही में उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो आखिर तुम्हें अब मैं किस कागुने से मारूं, उस लड़की के मोम के कागुने से मरना पसंद करोगी या फिर डेट के। वहीं बाहर की ओर काना की उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है इंसान और घुल दोनों ही गलत है, इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है, तो हमें शांति से साथ रहने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर उसकी बात को मानने के लिए राजी ही नहीं था और कानेकी के ऊपर जोरदार अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। साथ ही में वो कानेकी से कहता है मेरे पास इन बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है। इसे सुनते ही कानेकी गुस्से के साथ कहता है तो ठीक है अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, और वो भी अपनी घुस पावर को अनलॉक कर लेता है। तो एकदम से उस इन्वेस्टिगेटर के ऊपर अटैक कर देता है, साथ ही में उसे काट भी लेता है। कानेकी वहाँ पर उस इन्वेस्टिगेटर के ऊपर तगड़ा वार करते हुए उसे वहीं पर हरा देता है, जिससे उसका वो कागुने भी टूट जाता है। कानेकी उसे बताता है ये लड़ाई अब खत्म हुई, क्योंकि बिना कागुने के तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी कानेकी के अंदर का घुल उसके ऊपर कंट्रोल लेना शुरू हो जाता है। वहाँ पर अपने सामने जिंदा इंसान को देखकर उसकी भूख भी बढ़ने लगती है, इसीलिए कानेकी उस इन्वेस्टिगेटर को कहता है भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर कानेकी की बात ही नहीं सुनता और वहीं पर रुका रहता है और पलट झपकते ही दोबारा से कानेकी के ऊपर हमला करता है। लेकिन कानेकी उसे बस एक ही बार में दूर फेंक देता है। कानेकी उसे दोबारा से कहता है प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे किसी इंसान का मर्डरर नहीं बनना। वहीं टनल के अंदर वो इन्वेस्टिगेटर एमी को वहाँ पर परेशान कर रहा था। साथ ही में टोका वहाँ पर बुरी हालत के साथ जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। वो उसे वहाँ पर मारने ही वाला था कि अचानक से उसका हाथ ही कट जाता है। और इसी के साथ देखते हैं हम एमी को, जिसने की यहाँ पर पहली बार अपने कागुनों की पावर को एक्टिवेट किया था और वो वहाँ पर चिल्लाते हुए उस इन्वेस्टिगेटर से कहती है मेरे मॉम डैड के कागुने का इस्तेमाल ऐसी गंदी चीजों में यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसे देखकर वो इन्वेस्टिगेटर उसके ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे देखते हुए एमी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसके ऊपर हमला करती है और उसके दोनों पैर को ही काट देती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। अब इन सारी चीजों को देखकर इन्वेस्टिगेटर हैरान तो था ही, पर वो एमी को डराते हुए कहता है अब मैं तेरा भी कागुने ले लूंगा। तभी टोका वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है इसे मार डालो, लेकिन वहाँ पर एमी अपने आंसू
आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, मैं इसे नहीं मारना चाहती। बदला लेने से मेरे माता पिता नहीं आ जाएंगे और ना ही इसे मारकर मुझे किसी तरह का सुकून मिलने वाला है। ये सारी बातों को सुनकर इन्वेस्टिगेटर हंसते हुए कहता है, तू एक बात तो सही कह रही है, फैमिली को हमेशा साथ ही रहना चाहिए, तो अब मैं तुझे भी उनके साथ ही भेज देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से टोका उसके पीछे आती और उसकी गर्दन को ही उड़ा देती है। वहीं बाहर की ओर भी वो दूसरा इन्वेस्टिगेटर जमीन पर पड़ा हुआ था और कानेकी को देखकर एकदम ही शौक था। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर कानेकी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिंदा छोड़ा तो छोड़ा, वो आखिर रो क्यों रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कानेकी अपनी भूख से हार चुका था, क्योंकि अब उसके अंदर का घुल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और वो वहाँ पर पागलों की तरह मांस को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर कानेकी की नजर उसके पीछे खड़े हुए एक आदमी पर जाती है और ये देखते ही वो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन जब वो उसे देखता है, कानेकी एकदम ही हैरान था, क्योंकि वो इंसान कोई दुश्मन नहीं था बल्कि उसका ही साथी टेंगू कैफे वाला कोवर्कर था, जो कि वहाँ पर कानेकी के लिए मांस का टुकड़ा लाया था ताकि उसे खाकर कानेकी की भूख शांत हो जाए। और इसी के साथ दोनों पार्टियों की लड़ाई खत्म होती है। कानेकी और उसके बाकी मेंबर वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो बाहर खड़ा हुआ इन्वेस्टिगेटर वो टनल में जाता है, जहाँ जाते ही अपने बॉस की लाश को उठाता है और धीरे से आंखें बंद करके रोने लगता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम है एमन, जिसका आज सीसीजी में पहला दिन था। दरअसल एमन को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर आरमान ने डिस्ट्रिक्ट सीनियर इन्वेस्टिगेटर कुरियो माडो के अंदर रखा था और तभी वहाँ पर माडो भी आ जाता है, जिसे कि पहली बार एमन मिलता है। बातचीत खत्म होने के बाद वो लोग तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं, जिसमें उनका पहला मिशन था एक घूल को ढूंढना और उसका नाम था एप्पल हेड, क्योंकि इस घूल ने पिछले साल 50 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। जिसका पता लगाने के लिए मोडो ने वहाँ पर बस एक सस्पेक्ट को ढूंढा था, जो कि थी एक 68 साल की बुढ़ी औरत मीरो मात्सुकाया। इसे देखते ही एमन उसे पूछता है, क्या उसे पूरा भरोसा है कि ये इतनी मासूम दिखने वाली बूढ़ी औरत ही घूल है। तो मोडो उसे वहाँ पर कहता है, वैसे मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे बस उसके ऊपर शक है। और ये बात सुनते ही एमन अपने मन में सोचता है, सच में ये आदमी पागल ही है। लेकिन अगले सीन में ये दोनों एक पार्क वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मीरा हर रोज कबूतर को दाना खिलाती थी। मोडो एमन को उस बूढ़ी औरत से मिलवाता है और कहता है, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसका आरसी काउंट बस 231 मिला था, जो कि किसी घूल के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। तो ये औरत कोई घूल नहीं हो सकती। इसीलिए वो दोनों उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर शक किया। जिसके बाद आगे रास्ते में मोडो एमन से कहता है कि ऐसी रिपोर्टें फर्जी भी हो सकती है और उनकी असली चाल तो यही थी कि वो औरत अब सोचे कि उसके ऊपर कोई शक नहीं रहा, तो शायद अब वो कोई ना कोई गलती कर देगी और उसी गलती को पकड़ना उनका काम था। जिसके बाद मोडो एमन से कहता है, अपने क्वीन के को दिखाओ, जैसे कि कोई कॉइन कार्ड हो। लेकिन एमन अपने काम को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहा था, तो इसी बेकार चीजों के लिए वो वहीं पर मना कर देता है। साथ ही में वो उसके ऊपर गुस्सा था, तो इसीलिए वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो देखता है कि मीरा एक ट्रॉली को घसीटते हुए वहाँ से ले जा रही थी। तो एक अच्छा आदमी बनने के चक्कर में वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाता है और दोनों ही एक अंधेरे पूल के नीचे आ जाते हैं। तभी एमन वहाँ पर नोटिस करता है कि उस ट्रॉली में से तो खून आ रहा है और इसी के साथ वो बुढ़ी औरत उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वही थी एप्पल हेड घूल। एमन का क्विके वहाँ पर जाम हो जाता है और उसकी हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही एप्पल हेड उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है, वहाँ पर मोडो आ जाता है, जो कि उसे तुरंत ही मार गिराता है। अब अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजों को देखकर एमन मोडो से माफी मांगता है कि उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इसे सुनते हुए मोडो भी उसे माफ कर देता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी नए ही तो हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे दुश्मन कोई भी हो, तुम्हें हमेशा लड़ना ही होगा, जिसमें तुम्हारे हाथ पांव ही क्यों ना टूट जाए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मोडो को मरे हुए 49 डे हो चुके थे, लेकिन एमन के दिमाग में आज भी वो मोडो के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। और तभी उसकी मुलाकात शिनोहारा से होती है। उसके पास एमन को बताने के लिए कुछ जरूरी जानकारी थी, लेकिन वो उसके हाथ में फूल को देखकर अपनी खबर को बता नहीं पाता और वो बस इतना ही कहता है कि मोडो तुम पर काफी ज्यादा गर्व करते थे। ये बात सुनते ही एमन की आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटीक कैफे के अंदर कानेकी की मुलाकात हिनामी से होती है, जहाँ पर वो हेलोवीन तरह के कपड़े पहनकर शॉपिंग के लिए तैयार थी। इसके साथ यूमो जाने वाला था, क्योंकि हिनामी को अपने नए पंछी के लिए पिंजरा चाहिए था। ये सारी घटना होने के बाद हिनामी अब टोका के साथ रहने लगी थी और उसी वक्त उसे वो पंछी मिला, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हालात में था और उसी पंछी को देखकर हिनामी को एक नया जीवन दान मिला, लेकिन उसे अभी भी अपने माता पिता की मौत का दुख था। इसे देखकर यूमो वहाँ पर उसका हाथ पकड़ के उसे हौसला देता है। वहीं कैफे के अंदर टोका और निशिकी एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए एनजी कहता है, अगर तुम दोनों नहीं रोके तो मैं डेविल एवन बन जाऊंगा। लेकिन दोनों को एनजी की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी लड़े जा रहे थे। इसके अगले सीन में हम एमन को देखते हैं, जहाँ पर कि वो मोडो की कब्र के ऊपर फूल रखने के लिए गया था और वहीं पर उसकी मुलाकात एक सफेद बालों वाली औरत से होती है। वहीं दूसरी तरफ काना की हाल फिलहाल में चल रही घटना को देखकर रिजे के बारे में और भी ज्यादा चीजें जानने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पर जैसे ही जाता है, ये लड़की उसे ठीक से पकड़ लेती है। वो लड़की उसे बताती है कि रिजे के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि उनके वार्ड यानी कि 20 वार्ड में उसे कोई भी नहीं जानता था। दरअसल रिजे इससे पहले 11 वार्ड के अंदर रहती थी, तो अगर उसे रिजे के बारे में कुछ भी जानना है तो उसे 11 वार्ड के अंदर जाना होगा। जब केनी की वहाँ से वापस
पास आ रहा था तभी उसकी टक्कर एक सफेद बालों वाले लड़के से हो जाती है, जो कि लगभग उसी की उम्र का था। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से सॉरी कहते हुए अपना रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन इसी दौरान कानाकी वहाँ पर नोटिस करता है कि उसे उस लड़के से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं, दरअसल उसने कानाकी का बटुआ चुरा लिया था, जिसमें कि उतने पैसे नहीं थे जितने कि उसके पास पहले से ही मौजूद है। जिसके अगले दिन कैफे के अंदर कानाकी और हिडे टीवी पर चल रही न्यूज को सुन रहे थे, जिसे सुनते ही हिडे उसे कहता है कि अब शायद 20 वोट बदल चुका है, क्योंकि शायद यहाँ पर कोई घोल ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है, क्योंकि इतने खतरनाक और खूंखार घोल का हमला एकदम से ही बंद हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर कानाकी का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। तभी उसकी टेंशन दूर करने के लिए हिडे उसे एक घोल वाली किताब को देता है, क्योंकि हिडे को पता था कि कानाकी को किताब पढ़ना काफी अच्छा लगता है। इसीलिए कानाकी तो वहीं पर उस किताब को देखने में ही खो जाता है। लेकिन आगे जैसे ही हिडे उस कैफे से बाहर निकलता है, उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि जरूर वो कोई ना कोई चीज को छुपा रहा है। दूसरी तरफ सीसीजी के अंदर एमन की मुलाकात फौजी और सुजिया से होती है, जो कि अब उसकी जगह पर 20 वोट को रिप्लेस करने वाले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एमन को अब शिनोहारा के साथ 11 वोट के अंदर स्पेशल टास्क के लिए भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ निशिकी और एनजी एक दूसरे के साथ 11 वोट की हालचाल के बारे में सोच रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ 11 वोट के अंदर हम देखते हैं कि घूल्स ने मिलकर सीसीजी के इन्वेस्टिगेटर को वहीं पर मार डाला था, और वो सभी आपस में बातें करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एक वॉर शुरू हो जाएगी। तभी वहाँ पर एनजी मजाक में कहता है कि वो फिर से डेविल एवन बन जाएगा, लेकिन उसकी बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच में वहाँ पर टोका सोच रही थी कि माटो का भी तो परिवार था, आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पर कैफे के अंदर कानाकी आ जाता है, लेकिन वही टोका उस बर्ड के बारे में सोच रही थी कि क्या इस बर्ड का भी परिवार होगा, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई परिवार तो होता ही है। और इसी के साथ ही हम टोका के बचपन वाला एक सीन देखते हैं, जहाँ पर वो और उसका भाई अया तो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तभी वहाँ पर उनका पिता आता है और वो तीनों एक दूसरे को गले लगाकर वादा करते हैं कि वे सभी हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। वहीं दूसरी ओर हिडे कोल्ड ड्रिंक मशीन के पास खड़ा हुआ था। तभी जेसन और एक दूसरा गोल उसी वेडिंग मशीन के पास आकर डीजे के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइजो नाम का एक आदमी अपने गोल ग्रुप के साथ एंटी की तरफ पहुंचने लगता है। वहीं 11 वोट के अंदर रेजे को ढूंढने के लिए सीसीजी के इन्वेस्टिगेटर को मार देता है। इसके बाद वो भी वहाँ से 20 वोट के अंदर रेजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गोल और कोई नहीं बल्कि टोका का भाई अयातो है। जिसके बाद वहीं की 11 वोट के अंदर मौजूद सीसीजी ब्रांच के ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें कि ओगेरी ट्री नाम की एक घोल ऑर्गेनाइजेशन बस कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ के सारे इन्वेस्टिगेटर को मार देती है। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा खून खराबा करते हैं ये लाल मास्क पहने हुए घोल। और जैसे ही वहाँ पर कुछ वक्त बीत जाता है, तातारा और योमो वहीं पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि अयातो ने इन्वेस्टिगेटर को मारा था। योमो को वहाँ पर जांच ताल करने से पता चलता है कि ये काम ओगेरी ट्री घोल की एजेंसी ने किया है। इसका लीडर है वन नाइट की। वहीं एंडिंग के अंदर बाजो जोर जोर से बातें कर रहा था, तो इसीलिए कानाकी और टोका वहाँ पर उसे शांत रखने की कोशिश करते हैं। टोका वहाँ पर उसे कहती है पहले कॉफी को ऑर्डर करो फिर दूसरा काम करना, जिसे सुनकर बांजो उसके ऊपर चिढ़ जाता है। लेकिन फिर वो आराम से बैठकर कॉफी को भी पीता है। थोड़ी देर के बाद वो आखिरकार रेजे के बारे में पूछता है, क्योंकि उसी ने उसे कहा था कि वो यहीं पर मिलेगी, जिस पर कि ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन तभी बांजो को रेजे की खुशबू कानाकी के अंदर से आ रही थी, तो कानाकी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो इसी चक्कर में कानाकी गलती से अपना सर बांजो को दे मारता है, जिससे कि बांजो भी वहाँ पर बेहोश हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ इसी टाइम पर सीसीजी के अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर हेमंत देख रहा है कि आज के दिन वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं। मीटिंग के अंदर कमांडो इत्सुकी बताता है अब 11 वोट की ब्रांच पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि कई सारे घूल ने इन्वेस्टिगेटर को बड़ी बेरहमी से मार डाला, तो इनके खिलाफ अब हमें एक्शन लेना ही होगा। जिसके बाद कैफे के अंदर आखिरकार बांजो को होश आ जाता है, और इसीलिए वो वहाँ पर कानाकी की बात को भी समझ लेता है कि आखिर उसका रीजे से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर बांजो उसे माफी मांगता है और पूछता है कि अब रीजे कहाँ पर है। कानाकी उसकी आंखों में एक उम्मीद देकर उसे सच्चाई नहीं बता पाता, तो इसीलिए वो उसे कहता है कि वो कहीं बाहर गई हुई है। और ये बात सुनते ही बांजो कानाकी से कहता है अगर रीजे तुम्हें कहीं पर मिलती हो तो उससे कहना कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ओगेरी ट्री नाम की घूल ग्रुप ने जेसन के साथ मिलकर 11 वोट के अंदर कब्जा कर लिया है, तो इसीलिए अब वो रीजे की तलाश कर रहे हैं। बांजो उन्हें ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी अचानक से कैफे में कोई घुसकर बांजो को नीचे गिरा देता है। वहाँ पर टोका जैसी अपने भाई को देखती है वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे पूछती है कि अब तक वो कहाँ पर था, लेकिन आया तो उसे कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था, तो इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले थे। और तभी वहाँ पर जेसन की एंट्री होती है, साथ ही में उसके साथ एक बंदा था जिसे लोग फेरी भी कहते हैं। वहीं वो पॉकेट मारने वाला लड़का शहर में पागलों की तरह घूम रहा था। सीसीजी के अंदर कमांडर इत्सुकी और बाकी सारे मेंबर ओगेरी ट्री की चाल समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी नतीजा नहीं मिलता। तभी वहाँ पर कमांडर को याद आता है कि उसका बच्चा आखिर इतना चिड़चिड़ा क्यों रहता है, मानो कि उसका दिमाग ही खाली हो। लेकिन फिर भी इत्सुकी वहाँ पर एक तगड़ा मोटिवेशन देकर अपने ज्ञान को बांटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुजिया बीच में आ जाता है। दरअसल शिनारी उसे अपना साथी बनाना चाहता था, इसीलिए उसने ही उसे यहाँ पर बुलाया था। वहीं कैफे के अंदर जेसन कानाकी को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे रोकने
करने के लिए टोका बीच में आती है, लेकिन जेसन उसे बस मक्खी की तरह उड़ा देता है। इसके बाद जेसन वहाँ पर कानाकी के ऊपर अटैक करता है और तभी सभी को वहाँ पर पता चल जाता है कि कानाकी वन आई घूल है। इसे देखकर जेसन भी वहाँ पर हैरान था। कानाकी पलट कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन अपना कागुने निकाल कर उसे घायल कर देता है। टोका वहाँ पर फिर से कानाकी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने उसका भाई अयातो आ जाता है। वो टोका को वहाँ पर कमजोर कहता है जैसे उसके पिता थे। ये बात सुनते ही टोका वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अयातो अपनी पावर से उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और वो वहाँ पर उसे कहता है अब मैं देखता हूँ कि आखिर हमारे जैसे घोल और बाकी सारे बचे हुए इंसान में क्या फर्क है। और इसी के साथ अपने कागुने की पावर से टोका के ऊपर दोबारा अटैक करता है। जेसन वहाँ पर कहता है अब वो कानाकी के खून से इस कैफे को नया रूप देने वाला है, लेकिन तभी निको उन्हें समझाता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग कानाकी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद कैफे के अंदर योशिरा और योमो वापस आते हैं और अपने कैफे की इस तरह की हालत को देखकर योशिरा योमो से कहता है कि सबको इकट्ठा करो। दूसरी तरफ इत्सुकी सुजिया से थोड़ी बहुत बातें करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शिनोहारा आता है और वो उसे खींच कर ले जाता है ताकि उसके कोई भी प्लान में गड़बड़ी ना हो। दरअसल सुजिया को यहाँ पर चेयरमैन और आर्मा ने खुद बुलाया था, इसीलिए वो अकेला थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेटर होते हुए भी लेजिट माना जाता है। वहाँ पर जेसन की बेरहमी के बारे में बात करते हुए हेमन कानाकी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी आंखों और उसकी बातों से उसे अपना बचपन याद आ गया। तभी वहाँ पर शिनोहारा कहता है कि मोडो की आखिरी इच्छा ये थी कि हेमन ही उसका क्विक ले। वहीं बाहर बैठा हुआ सुजिया एक्साइटमेंट होते हुए पागल हो रहा था, क्योंकि 11 वोट के अंदर इतने सारे गोल्स है कि उसे नए नए क्विक बनाने में मजा आएगा। दूसरी तरफ सीसीजी ने 11 वोट के अंदर रह रहे लोगों को वहाँ से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो लोग अब ओगेरी ट्री के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करने वाले थे। वहीं कैफे के अंदर सभी को इकट्ठा करने के बाद योशिमुरा अपनी बातें कहना शुरू करता है। सच्चाई तो ये है कि शायद अब हम गेनिको को दोबारा वापस जिंदा ना देख पाए। इसे सुनते ही निशिकी तुरंत कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गेनिको को ऐसे ही नहीं मरने देंगे। तो योशिमुरा वहाँ पर आगे कहता है ओगेरी ट्री के ग्रुप के अंदर ऐसे भी घुल मौजूद है जिन्हें लड़ाई के अलावा कोई बात से मतलब नहीं, तो उनके बीच घुसकर कानेकी को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। पर से सीसीजी ने भी 11 वोट के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया है, यानी कि दोनों साइड से फंसने का पूरा चांस है। इसे सुनकर टोका कहती है अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही कानेकी को बचाने के लिए जाऊंगी। जिसकी बात सुनकर निशिजी और हिनामी भी इसके लिए मान जाते हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगे। इसलिए वहाँ पर योमो भी कहता है वो भी उसके साथ कानेकी को बचाने के लिए जरूर चलेगा, लेकिन पहले सबको खतरा बताना जरूरी था। आखिर में वो कहता है अगर कानेकी की जान बचाने के लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो वो लोग इसके लिए भी तैयार है, लेकिन वो इतने लोगों के साथ तो ये काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस काम में मदद करने के लिए योशिमुरा वहाँ पर सुकी को बुलाता है, जिसे देखकर टोका बिल्कुल ही हैरान थी कि तुम आखिर अब तक जिंदा कैसे हो। तो सुकी उसे कहता है उस वक्त जो कुछ भी मेरे हाथ लगा मैंने उसे ही खा लिया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसे खाने के बाद वो मुझे काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी लगा था। उसकी बकवास बातों को रोकते हुए योशिमुरा वहाँ पर कहता है जब सीसीजी ओगेरी ट्री के ऊपर हमला बोल देगी तभी इसी चीज का फायदा उठाकर हम कानेकी को वहाँ से छुड़ा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेसन ने एक बड़े से सुनसान कमरे के अंदर कानेकी को बांध कर रखा था, जहाँ पर वो कानेकी को तरह तरह के वेपन से टॉर्चर करे जा रहा था। ये करने के बाद भी जेसन वहाँ पर एक इंजेक्शन निकालता है जिसके अंदर आरसी इनहिबिशन फ्लूइड भरा हुआ था, जिसके बाद जेसन वहाँ पर कहता है कि अगर ये ड्रग किसी घोल की बॉडी में चला जाता है तो उसका कागुने डीएक्टिवेट हो जाता है और साथ ही साथ में उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन इंजेक्शन को किसी घोल के अंदर इंजेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी। और एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर इंजेक्शन की सुई आर पार हो जाती है और वो जगह है आँख की नीचे की चमड़ी। ये कहते ही जेसन उस इंजेक्शन को उसी जगह पर कानेकी के अंदर लगा देता है, जिसकी वजह से कानेकी वहाँ पर दर्द से चिल्ला रहा था। इसके बाद हम सीसीटीवी की मीटिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग का पता लगा लिया था जिसके अंदर वो सभी घोल मौजूद है। तो इसीलिए वो सभी लोग इस काम को करने के लिए एक पूरी प्लानिंग बनाते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर इत्सुकी एक तगड़े मोटिवेशन के साथ इस मिशन को शुरू करवाते हैं और इसी चीज के बाद वो सभी लोग अपनी अपनी पोस्ट लेकर 11 वोट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कानाकी अपने टॉर्चर से चिल्ला रहा था, लेकिन जेसन उसे पूछता है तुम्हारी गिनती कहाँ तक पहुंची। जिसे सुनते ही कानाकी वहाँ पर अपनी गिनती को काउंट करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए जेसन भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए एक बंदा आता है जो और कोई नहीं बाइजो था, और वो कानाकी की ऐसी हालत को देखकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। वैसे आगे का काम मेरे कुछ दोस्त ही संभालने वाला है, तो वही लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। कानाकी तुम अच्छे हो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अपने कैफे वाले लोग भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार थे। तभी शिनोहारा हेमन को जेसन के बारे में पूछता है कि तुम मुझसे लड़े थे तो तुम्हें आखिर वो कैसा लगा। हेमन कहता है वो बाकी सारे घोल से काफी ज्यादा अलग और ताकतवर था। इसे सुनकर शिनोहारा कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, और जब जेसन को सीसीजी ने पकड़ा था तब उसे एक स्पेशल जगह पर रखा गया था, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर था वो उसके ऊपर इतने जुल्म करता है कि वो एक असली डीमन बनने पर मजबूर हो गया, और इसी के बाद से ही उसने ये सारी तबाही मचाना शुरू कर दी। वहीं बिल्डिंग के अंदर सभी मौजूद घोल इन्वेस्टिगेटर के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो अपनी अपनी पोजीशन भी
भी ले लेते हैं और इसी के साथ दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसके अंदर कैफे वाले लोग भी आगोरी की तरह कपड़े पहनकर शामिल हो चुके थे, जिसके बाद उनकी लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है। पर घूल्स इसमें गन का अटैक करते हैं और इसी वजह से सीसीजी के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए कमांडर इत्सुगी उन्हें रास्ता दिखाता है कि ये चीज को उन्हें कैसे हैंडल करना है। अभी ये व्हाइट बाल वाला लड़का इत्सुगी की बाइक को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर कूद जाता है और वहाँ पर सभी घूल को मार देता है। लेकिन इस मिशन में इत्सुगी की बाइक का काम तमाम हो चुका था। इसे देखकर वहाँ पर इत्सुगी तो रोने लगता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए बाकी सारे इन्वेस्टिगेटर उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। तभी हम कानाकी को देखते हैं जिसके पास वही दो घूल आए हुए थे जो कि बांजो के फ्रेंड थे। वो उसे कहते हैं कि उसे इस चीज को थोड़े और समय तक सहना होगा, बाद में वो किसी न किसी तरह से उसे निकाल ही लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है। वहीं बिल्डिंग के अंदर मौजूद टोका घूल और इंसान दोनों के साथ लड़ रही थी। तभी उसे एमन देख लेता है और उसके मास्क को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही घूल है जिसने उसके बॉस को मारा था और इसी चीज की वजह से इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन तभी बीच फाइट के अंदर एमन के ऊपर दूसरे घूल का अटैक हो जाता है, तो इसी चीज का फायदा उठाकर टोका वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अयातो को देखते हैं जो कि बेरहमी से सभी इन्वेस्टिगेटर को मारे जा रहा था। जिसके बाद हम वापस इनकी फाइट पर आते हैं। इस फाइट के अंदर ये दोनों ही बंदे एमन के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इनके साथ फाइट करते करते एमन को मोडो की बात याद आती है। उसने उसे कहा था कि क्या सच में कोई मामूली सा इंसान किसी घूल को मार सकता है? तो एमन उसे कहता है शायद ये काम वो अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना से कर सकता है। इसे सुनते ही मोडो कहता है ये तो तुमने सच कहा, लेकिन एक घूल के सामने सीधा आकर उसे हराना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। क्या तुम उसे सही तरह से हराने का तरीका जानना चाहोगे? लेकिन एमन इस चीज को जानने से इनकार कर देता है। पर फिर भी मोडो वहाँ पर उसे कहता है चालाक बनो एमन, अगर तुम सही हो तो थोड़ा बहुत गलत रास्ते को चुनना गलत बात नहीं है। वैसे जो मेरे पास क्विंके है शायद उसे तुम सही तरह से इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही परफेक्ट है। तो किसी दिन अगर मैं मर जाऊँ तो तुम ही मेरे क्विंके को ले लेना। और फिलहाल इस फाइट के अंदर एमन के पास मोडो का ही क्विंके है, तो इसीलिए वो वहाँ पर उसके असली पावर को यूज करता है और उसका सही तरह से इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ के एक घूल को तो बड़ी आसानी से मार देता है। ये करने के बाद वो कहता है वैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता, जब तक मेरे बॉस का कातिल जिंदा है मैं उसे मार कर ही मरूंगा। अभी हम टोका को देखते हैं जो कि एक जगह पर भाग रही थी, लेकिन तभी उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है और निशिकी उसके आगे आके उसे बचा लेता है। दरअसल यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई अयातो ने ही किया था, पर अटैक के लगने के कारण निशिकी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब अयातो को वहाँ पर देखते ही टोका पूरी तरह से उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सीसीजी के सभी इन्वेस्टिगेटर आखिरकार बिल्डिंग के टॉप के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ जाते ही उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो इसीलिए वो इत्सुकी से कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो इत्सुकी उन्हें थोड़ी देर शांत रहने के लिए कहता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। और तभी वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग घूल की एंट्री होती है जिसे कि वन आई आउल कहा जाता है। और ये खबर को जानते ही इत्सुकी कहता है शिनोहारा ध्यान से सुनो, अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखना जिससे तुम्हें लगाव नहीं है, ताकि उनकी मौत से भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर इस घूल को तुम नहीं हरा पाए मतलब कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए यहाँ पर जान गंवाना एक बेवकूफी होगी। और हम देखते हैं कि वो आउल घूल पूरी तरह से उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कानेकी को जो कि अपने दिमाग के अंदर एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका था। अभी वहाँ पर उसे रेजे मिलती है। वो उसे बताती है काफी समय बाद मिले कानेकी, और वो उसकी हाल चाल पूछकर उसकी फिक्र करने लगती है। और तभी रियल लाइफ के अंदर जेसन उसके पास आता है जो कि वहाँ पर अपनी टॉर्चर को दोबारा से कंटिन्यू करता है। जेसन का टॉर्चर इतना ज्यादा खतरनाक था कि कानेकी का खून ही चारों ओर बहने लगता है और उसके दर्द से कानेकी जोर जोर से चिल्ला रहा था। कानेकी आगे कहता है जेसन ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो 1000 से उल्टी गिनती को गिने, जिसे कि वो हर बार 7 अंकों को घटाकर इसे कंटिन्यू रखेगा। और ये काम उसे शुरुआत में तो समझ नहीं आया, और बाद में उसे पता चला कि ये इसलिए था क्योंकि वो अच्छे से होश में रह सके, यानी कि ये सारा टॉर्चर वो पूरी तरह से होशो हवास में फील कर रहा था। आगे कानेकी कहता है मैं बस उस नंबरों में ही अटका रहा, लेकिन वही दूसरी तरफ जेसन ने मेरे हाथ पैर को तोड़ दिया। न जाने उसने कितनी बार मेरे हाथ पैर और उंगलियों को काटा होगा, और जब भी मेरे उंगलियां और पैर रीजनरेट होते थे उसी वक्त मुझे एहसास होने लगता है कि मैं अब कोई इंसान नहीं रहा। लेकिन तभी हम उसके दिमाग वाला सीन वो वापस से देखते हैं जहाँ पर रेजे बड़े प्यार से उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। कानेकी वहाँ पर कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन वो अपनी एक याद में चला जाता है जहाँ पर कानेकी को मॉम कानेकी को कुछ नए वर्ड सिखा रही थी। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर रेजे उसे कहती है अब वो कहाँ पर जा रही है। तो कानेकी उसे बताता है वो शायद काम करने के लिए जा रही है। तो उसकी मॉम जैसे ही काम पर जाती कानेकी उनके पिता के रूम में जाकर उनकी सभी बुक को पढ़ने लगता। अब पिता की वहाँ पर बात सुनते ही रेजे उसे पूछती है कि तुम्हारा आखिर पिता कैसा इंसान था। तो कानेकी उसे कहता है उसे उसके पिता के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता कि आखिर वो किस तरह के इंसान थे, लेकिन वो उनकी रखी गई किताबों को पढ़कर काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए उसे किताब की दुनिया से प्यार होने लगा था। और उसकी माँ उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो भी उसे उतना ही चाहता था। दरअसल कानेकी को कानेकी माँ ने ही एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा था कि वो
हमेशा अपनी जिंदगी में बस अच्छा बने। अगर खुद को चोट पहुंचा कर वो दूसरों को खुश रख सकता है तो उसे इसी चीज के अंदर खुशी मिलेगी। तो इसीलिए कानाकी यही करता रहा और इन सारी बातों को रिजे वहाँ पर चुपचाप सुने जा रही थी। और वही रियल लाइफ के अंदर जेसन अपने टॉर्चर को तो कंटिन्यू करे जा रहा था। कानाकी वहाँ पर दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकता। साथ ही में टॉर्चर को और ज्यादा गंदा बनाने के लिए वो एक कीड़े को कानाकी के कान में डाल देता है। और तभी दोबारा से हम इसी सीन के ऊपर वापस आ जाते हैं। दरअसल रिजे वहाँ पर अपनी बातों को करते हुए कानाकी को इविल बनाने की कोशिश करे जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कानाकी उसकी बातों को नहीं सुनता क्योंकि वो अपनी मॉम से खुश था और उनके मरने के बाद भी उसे एक अच्छा दोस्त जो मिल गया था। इसी चीज के कारण कानाकी वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी रिजे उसे कहती है शायद तुम्हारा दोस्त मरने वाला है। और तभी रियल लाइफ के अंदर जेसन ने उन दोनों लोगों को पकड़ लिया था जो कि कानाकी को यहाँ से निकालने में मदद करने वाले थे। जेसन वहाँ पर कहता है मुझे पहले से ही पता लग चुका था कि कोई ना कोई यहाँ पर साजिश कर रहा है और शायद अब तक तुम इन्हीं लोगों की वजह से जिंदा हो, क्योंकि तुम्हें लगा कोई ना कोई यहाँ से तुम्हें बचा ही लेगा, पर ऐसा नहीं होने वाला। तो अब चुनो तुम इनमें से किसको मारना चाहते हो, या फिर ऐसा मैं कहूँ तुम इनमें से किसको बचाना चाहते हो। ये बात सुनते ही कानाकी वहाँ पर मना कर देता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम मुझे मार डाल। और वो वहाँ पर किसी को भी मारने से मना कर देता है और जेसन उसे कहता है अगर इसमें से तुमने किसी एक को नहीं चुना तो मैं दोनों को ही मार दूंगा। और कानाकी अपना फैसला नहीं ले पा रहा था। कभी जेसन आगे बढ़ता है और उसमें से एक लड़की को गले के बल पकड़ लेता है। वो उसका गला इतनी जोर से दबा रहा था कि वो मरने के कगार पर ही आ चुकी थी। साथ ही में जेसन चिल्लाते हुए कानाकी से कहता है जल्दी फैसला लो वरना ये लड़की यहीं पर मर जाएगी। और कानाकी उसे कोई भी आंसर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद जेसन उस भूल लड़के को भी मार डालता है और इन दोनों की मौत का दोषी कानाकी को ठहराते हुए कहता है ये शायद तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम इनमें से किसी एक को चुनते तो शायद आज इनमें से कोई एक जिंदा होता, लेकिन तुम्हें तो फैसला लेना ही नहीं आता। और तभी कानाकी वापस से रेजे की याद में चला जाता है और रेजे भी सेम उसे यही बात कहती है कि अगर उसने सही फैसला लिया होता तो शायद वो लड़की जिंदा होती। पर कानाकी इन सारी चीजों को सोचकर वहाँ पर रोने लगता है कि ये सारी उसी की ही गलती है। तो रेजे उसे कहती है ऐसे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि तुम ही हो जो कुछ भी बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और ये बात सुनते ही कानाकी वहाँ पर थोड़ा शौक था। आगे रेजे कानाकी से कहती है जरा तुम ही इस बारे में सोचो, अब तक जो भी सारी चीजें हुई उसमें किसकी गलती है, या फिर शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम इस दुनिया को समझ ही नहीं पाए, या फिर तुम एक बेवकूफ हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपना शिकार बना लिया और उसी चीज की वजह से आज तुम एक घूल बन चुके हो। पर अगर उस वक्त तुम स्ट्रॉन्ग होते तो तुम शायद उसे बचा सकते थे। और तभी वहाँ पर हम एमी की मॉम का डेथ वाला सीन देखते हैं और ये सीन को दिखाते ही रेजे आगे कानाकी के सारे चाहने वालों को जेसन के हाथ मरता हुआ दिखाती है और साथ ही में रेजे उसे कहती है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा। पर कानाकी बस वहाँ पर रोए जा रहा था। रेजे उसे कहती है तुम आखिर रो क्यों रहे हो, ये रास्ता तुमने ही तो चुना था, आखिर तुम तो तुम्हारी मॉम की तरह ही बेवकूफ निकले। पर इस बात को सुनकर कानाकी अपनी मॉम को याद कर जोर जोर से रोने लगता है कि आखिर वो मर क्यों गई, उन्हें उसके साथ ही रहना चाहिए था। अगर आज वो जिंदा होती तो मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, मैं बस उन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आखिरकार यहीं पर रेजे कानाकी को पूरा एक इविल बनाने में कामयाब रहती है। और हाँ, कानाकी जैसे ही वहाँ पर इविल बने जा रहा था वहाँ पर जो भी मौजूद व्हाइट फ्लावर रेड फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे और इसी तरह से रेजे की कई सारी बातों को सुनकर कानाकी पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है। रेजे तो वहाँ पर और भी सारी बातों को बात कर रही थी, पर तभी वहाँ पर कानाकी अपनी हथकड़ियों को खोल कर रेजे के ऊपर ही अटैक कर देता है। इसी दौरान रेजे उसे आखिरी बार पूछती है रेजे इस दुनिया के अंदर कौन गलत है, तो कानाकी उसे कहता है ये पूरी दुनिया ही गलत है। और ये बात करते ही वो रेजे को वहाँ पर खाना शुरू कर देता है और इसी चीज की वजह से उसके बाल व्हाइट कलर के हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक घूल ही है। वहीं रियल लाइफ के अंदर जेसन वहाँ पर आता है और कानाकी से कहता है लगता है हमारा वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीसीजी ने हमला कर दिया है, तो अब मुझे इंसान और साथ ही साथ में कुछ घूल को भी मारना होगा, क्योंकि शायद वही घूल है जिनके साथ तुम उस कैफे के अंदर काम करते थे। लेकिन कानाकी इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर कोई भी आंसर दे नहीं रहा था। पर जेसन वहाँ पर कहता है शायद वक्त आ चुका है मुझे तुम्हें खाने का, ताकि मैं तुम्हें खाकर अपने अंदर समझ सकूं। जेसन वहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे कानाकी के अंदर रेजे दिखाई देने लगती है और इस चीज को देखते ही जेसन वहाँ पर अपना कागुने बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर कानाकी के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि कानाकी वहाँ पर खुद को छुड़ाते हुए जेसन के ऊपर ही हमला कर देता है और उसे दूर होकर कहता है ये स्वाद कितना बकवास था, मानो कोई सड़ी हुई मछली खा रहा हूँ। और तभी जेसन को रियलाइज होता है कि कानाकी ने उसके मांस को खा लिया था और इसी चीज के बाद इन दोनों की काफी तगड़ी वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जेसन तो अपने कागुने से उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था, लेकिन कानाकी बिना कागुने के ही लड़ रहा था। साथ ही में वो जेसन के सारे हमले से इजीली बचे भी जा रहा था। और तभी जेसन उसके ऊपर एक तगड़ा वार करता है, इसे देखते हुए कानाकी भी वहाँ पर अपना कागुने बाहर निकालता है और वापस से इन दोनों की वहाँ पर तगड़ी फाइट स्टार्ट होती है। पर इस बार कानाकी उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और
और वो जेसन को एक टाइम पर हरा ही देता है। वो वहाँ पर जेसन को इतना ज्यादा दर्द देता है कि जेसन वहाँ पर उसकी बात मानने में मजबूर हो जाता है। इसके बाद तानाकी उसके पास जाता है और अपने कान में से वो कीड़ा बाहर निकालता है और जेसन से कहता है, वैसे पहले तुमने मुझे खाने की कोशिश की थी, तो अब मैं तुम्हें खा लूँ तो कैसा रहेगा। और ये कहते हैं वो जेसन को वहाँ पर खाने लगता है। इसी तरह से उसने जेसन को पूरी तरह से अपने अंदर ही संभाल लिया था।